नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के बाद वफाकी काबीना की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी वो एक दिन पहले अपनी रिपोर्ट सबमिट कर चुकी है, दे चुकी है। इसके बावजूद ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद में एक तातुल है, एक डेडलॉक है और ये एक बढ़ता हुआ तासुर है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सियासी और ख़ानदानी जानशीन इस इन्वेस्टिगेशन की तेज़ी में कम दिलचस्पी ले रहे हैं और आवाम और मीडिया मुद्दई बन के सामने आ रहे हैं। अगर वाकई ऐसा है, पहली तो बात है कि ऐसा है और क्यों है, अगर ऐसा है तो क्यों है, और दूसरी बात है कि अगर वाकई ऐसा है तो इस अहम इन्वेस्टिगेशन को अपने मंतकी इंजाम की तरफ ले जाने के लिए क्या लाहे अमल हो सकता है। इन दो बुनियादी सवालों के साथ मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं अंसार अब्बासी साहब। अंसार अब्बासी साहब जो इस इन्वेस्टिगेशन पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब्बासी साहब, वेरी वार्म वेलकम। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं काशिफ अब्बासी साहब। नाज़रीन, वही काशिफ अब्बासी साहब जो इस इन्वेस्टिगेशन पे कमो बेश 10 प्रोग्राम कर चुके हैं और अब ऑलमोस्ट एक इन्वेस्टिगेटर बन चुके हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं मज़हर अब्बास साहब, जिनका ये ख्याल है कि ये कहानी 2007 दिसंबर में नहीं शुरू होती बल्कि कहानी शुरू होती है 1996 में, जब मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल के बाद भी जाए वारदात को, जाए कत्ल को धो दिया गया था। और नाज़रीन, हमें यूएई से आप सबके जाने पहचाने डॉक्टर शाहिद मसूद साहब भी इस गुफ्तगू में, इस डिस्कशन में ज्वाइन करें। लेकिन सबसे पहले आपसे शुरू करता हूँ अब्बासी साहब, अंसार अब्बासी साहब, कि आपकी जो लेटेस्ट इस पर स्टोरी है, बीबीज मर्डर, कंफ्यूजन प्रिवेल्स ओवर प्रोब बॉडी रिपोर्ट, मलिक एंड ऐवान नाउ टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट्स। क्या कंफ्यूजन है इसमें, डेडलॉक क्यों है? देखें, कन्फ्यूजन एक्चुअली बेसिक जो मसला है कि जिस तरह आपने नाम लिया रहमान मलिक साहब का, बाबर अवान साहब का, कुछ दिन पहले फरजुल्लाह बाबर साहब ने ऑन द रिकॉर्ड हमसे बात की कि इन दोनों को प्रोब नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट साहब का फैसला है और पार्टी का फैसला है, और के जी यूएन की रिपोर्ट में ऐसी कोई बात, कोई वजह नहीं है इनके ऊपर, नहीं, नॉट एट ऑल। वो ये समझते हैं कि यूएन की रिपोर्ट ने इनको क्लियर कर दिया। बाकी जो भी कुछ हुआ पाकिस्तान में, जो क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, जो कंडक्ट था इन दोनों का उस दिन जिस दिन ये हादसा हुआ, उसके बारे में कोई रेफरेंस नहीं कि जी यूएन ने क्लियर कर दिया एनी हाउ। फिर देखें ये, और उसके बाद ये हुआ कि जब छापा और उस दिन शाम को जो कोर इनकी मीटिंग हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी की, उसमें उन्होंने फिर एक वेग से सिग्नल्स दिए कि नहीं, एग्जेम्पशन किसी को नहीं होगी, बट इट वाज नॉट क्लियर्ड। बाद में ये कहा कि ये लोग सिर्फ स्टेटमेंट अपनी दे देंगे राइटिंग में या जिस तरह भी है, दे विल नॉट अपीयर बिफोर। वजह ये है डेडलॉक की? नहीं, मेरा जो ख्याल है, बेसिक मसला ये है कि ये नहीं चाहते कि बाबर अवान साहब और रहमान मलिक साहब को प्रोब किया जाए। काशिफ, आपको क्या समझ आता है कि क्यों नहीं चाहा जा रहा कि रहमान मलिक साहब को और बाबर अवान साहब को प्रूव किया जाए? क्या वजह हो सकती है? नहीं डॉक्टर साहब, पहले तो कमेटी का आपने जिक्र किया जो फैक्ट फाइंडिंग रऊफ चौधरी साहब की कमेटी है। जब जहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं होती वहाँ पे क्यास आराई बड़ी होती है, बात ध्यान में रखिएगा। और आजकल पिछले 2 दिनों से इस्लामाबाद में बड़ी कयास आ रही है, कम से कम इस कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से चल रही है। आपने शुरू में कहा रिपोर्ट पहुंच चुकी है वज़ीर आज़म हाउस में। तमाम तरह आज अभी मैं थोड़ी देर पहले इसी चीज़ पे प्रोग्राम करके आया हूँ कि लापता हो गई है रिपोर्ट की, वज़ीर आज़म साहब ने रिसीव क्यों नहीं की। हमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एक ये कि नदीम एजाज को इससे निकाला जा रहा है और इस वजह से पीपल्स पार्टी के अंदर भी ये गुस्सा है इस बात पर कि ब्लेम किसके ऊपर जाएगा, कि सब जानते हैं कि सऊद अजीज के पीछे नहीं। दूसरा ये है कि वज़ीरा इस कमेटी का सऊद अजीज सारी जिम्मेदारी खुद कबूल कर रहे हैं जो कि अपनी ज़ाती कैपेसिटी में मुख्तलिफ ज़ाती मीटिंग्स में, निजी महफिलों में ये बात कहते आए हैं कि मुझे ऑर्डर्स मिले थे करने की। यूएन की रिपोर्ट जो आपके सामने मेरे सामने है और इसमें जगह जगह लिखा है कि वो ऑर्डर्स ले रहे थे, वो फोन पर लोगों से बात, कितना मुश्किल। पैरा 133 की तरफ आपका इशारा ना, 133 का, जिसमें सोर्सेज इन्फॉर्म द कमीशन दैट सीपीओ सऊद अजीज डिड नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली इन डिसाइडिंग टू होस्ट डाउन द क्राइम सीन। वन सोर्स स्पीकिंग ऑन द बेसिस ऑफ एनोनिमिटी स्टेटेड दैट सीपीओ सऊद अजीज had confided in him that he had received a call from army headquarters instructing him to order the hosing down of the crime scene. क्रिस्टीना लैम का आर्टिकल भी निकाल लें। Exactly. उन्होंने कहा कि मैं जब जनरल हेडक्वार्टर्स पुलिस के गई, वहां पे राव इकबाल साहब ने मुझे रिसीव किया, जो कि सीपीओ है। उनका ये कहना, कोट अनकोट कह रहे हैं कि ये ऑर्डर किसी पुलिस वाले ने नहीं दिए हैं, ये ऑर्डर ऊपर से आए, क्योंकि पुलिस वाला ऐसे ऑर्डर्स नहीं दे सकता जो धोने की बात की जा रही है। जो एडिशनल नोट लगा है उस रिपोर्ट पे, जो रिपोर्ट भेजी गई है वज़ीर आज़म साहब को, उस नोट में लिखा है कि जो पुलिस वालों ने बयानात कलम बंद कराए हैं वो दबाव के तहत दिए हैं। असल मसला ये है कि उसमें उन्होंने किसी को बचाया नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट ये कहती है सऊद अजीज ने खुद अपने साथ ले लिया, इसलिए हमारे पास और कोई वजह नहीं है ये किसी और तरफ जाने की। लेकिन हमारा ये ख्याल है कि ये बयानात दबाव में दिए गए। अब अगर ये सब कुछ बाहर आएगा तो आपको फिर ये देखना पड़ेगा दबाव किसका है।
کتنا مشکل کام ہے عباسی صاحب. لیکن اس دھونے نہ دھونے کے ساتھ رحمان ملک صاحب کا اور بابر اعوان صاحب کا کیا تھا؟ دیکھیں یہ لنک تو اسٹیبلش کرنا ہوگا ساروں کا. یہ چھوٹا دیکھیں اس کمیٹی کا مینڈیٹ بہت کنفائنڈ ہے. ایک مینڈیٹ یہ ہے کہ اس نے دھونے کا یہ حکم دیا. اگر اس کا مقصد صرف ندیم اعجاز کو باہر نکالنے کا پھر تو سمجھ میں آتی ہے صرف کمیٹی کی. ادروائز ابھی تک کوئی سمجھ نہیں پائے کہ یہ کمیٹی بنائی کیوں گئی. مثلا آپ سے بات ہوتے ہوئے آپ نے کہا کہ دھونے کا سلسلہ 1996 میں شروع ہو گیا تھا اگست سپٹمبر میں جب مرتضیٰ بھٹو کی ہلاکت ہوئی تھی. اب اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ساری کنٹروورسی کو یہ جو کمیٹی پہ چل رہی ہے؟ دیکھیں جس گورنمنٹ میں یہ کیپیسٹی نہیں ہو کہ بے نظیر کی سیلڈ رپورٹ کو انسیلڈ کر سکے, اس میں یہ کیپیسٹی نہیں ہو سکتی. اشارہ آپ کا ہے اکتوبر 2007 کے بعد. اکتوبر 2000 جو بے نظیر بھٹو نے جو ایف آئی آر بھیجی تھی وہ آج تک انسیلڈ ہے. تو جس میں یہ کیپیسٹی نہ ہو وہ کانسپریسی کو انرتھ نہیں کر سکتی اس میں. اور 1996 اور بے نظیر بھٹو اور میر مرتضیٰ بھٹو کے کیسز میں بڑی سملیرٹیز ہیں. دیکھیں پہلے تو سکسیسو اسٹیبلشمنٹس کی نظر میں بھٹوز ہمیشہ سے سیکیورٹی رسک کہے گئے اور بہت سو کو تو آن ریکارڈ کہا گیا. مرتضیٰ بھٹو کو آن ریکارڈ کہا گیا, بے نظیر بھٹو کو آن ریکارڈ سیکیورٹی رسک کہا گیا. 1996 میں کیا ہوا کہ 15 منٹ کے اندر, میں کراچی میں ہی تھا, ودن 15 منٹس مرتضیٰ بھٹو کو جیسے ہی ہاسپٹل چھوڑ کر, اور مرتضیٰ بھٹو کو بالکل اسی طریقے سے ہاسپٹل چھوڑ کے واپس آ کے سین دھو دیا گیا اور رات کے اندھیرے میں بالکل دھو دیا گیا. اس وقت تک لائٹس بھی نہیں کھلی, اس لائٹس اس کے بعد آن کی گئیں. دونوں کے کیسز میں پولیس مین ور پروٹیکٹڈ. دونوں کے کیس میں بڑے کی وٹنسز ور ایلیمینیٹڈ. یہ جو چیز تھی. اور یہاں پہ بھی خالد شہنشاہ جو ہیں, ہم تو بھول ہی گئے کہ خالد شہنشاہ جو تھے وہ بھی ایک بڑے کی وٹنس تھے اس پورے. خالد شہنشاہ کی وٹنسز تھے. پھر مرتضیٰ بھٹو کے کیس میں حق نواز سیال جو ایس ایچ او تھا, جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ مسٹیریسلی سوسائڈ اس نے کر لیا, وہ ایک دم جو ہے وہ مارا گیا. اس کی آج تک 18 اکتوبر کی تو انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوئی. حالانکہ اگر اس نے سیوسائڈ کیا تھا سیال نے, تو سیوسائڈ کرنے کے بعد وہ جو گن تھی جو مطلب سیوسائڈ کے لیے استعمال کی گئی وہ اس کے تکیے کے نیچے پڑی تھی. حالانکہ ریگر مارٹس میں وہ گن اس کے ہاتھ میں فریز ہو جانی چاہیے. دیکھیں 18 اکتوبر ہوزنگ, 20 سپٹمبر 1996 ہوزنگ, 27 دسمبر 2007 ہوزنگ. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں شیرٹن بلاسٹ 2002, 15 دن تک وہ سڑک بند رہی. اچھا ذرا مجھے کوئکلی اس میں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو جو بہت دیر سے سن رہے ہیں ان کو بھی شامل کریں. ڈاکٹر صاحب ویلکم. آپ واحد اس میں مسعود ہیں, باقی سب عباسی یا عباس ہیں. ڈاکٹر صاحب